हेलो नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी रोज वाली क्लास। शाम को हम लोग यूपी ट्रिपल में जो अब तक सवाल आए हैं पीईटी परीक्षा में, उन सवालों के साथ आपके साथ वार्तालाप करते हैं। आज कल भी हमने आपका एक सेशन लिया था जिसमें ज्योग्राफी के 10 सवालों के साथ जो सवाल पेपर में आए हुए थे, आज भी हम ज्योग्राफी के सवालों को लिए हैं और वो सारे के सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है कैरियर पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, और आप सभी का स्वागत है एक विशेष सीरीज में जिसमें आप उन सभी साथियों का स्वागत है जो साथी यूपी पीईटी में फॉर्म डाल चुके हैं और लगभग 75 नंबर से ऊपर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन की शुरुआत से मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सब लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं, अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जो चीजें हम बताते हैं उनको जरूर, मैंने कहा ना, यूट्यूब पे पढ़ने पे बहुत सारा समय बर्बाद होता है। अब हम कह सकते हैं हम यूट्यूब पे खड़े होकर आपसे ये बात कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमें पता है हम आपको अगले 30-35 मिनट में जो 10 सवाल हल कराएंगे, उन सभी 10 सवालों के साथ साथ हम सबके साथ 4-4 पॉइंट भी बताएंगे। तो आधे घंटे में अगर हम बात करें तो अगर हम 50-60 पॉइंट पढ़ लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिलेबस के, तो फिर इससे बढ़िया पढ़ाई क्या हो सकती है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत हम इसी आशा के साथ कर रहे हैं कि आप सब लोग जुड़े होंगे। और आप सभी लोगों से एक और मेरी एक बात कहनी कि भैया जब आप इस सेशन को देखा करिए तो फिर जो देखते हैं ना, तो एक बार सेशन को लाइक कर दिया करिए, जिससे क्या होता है पढ़ाने वाले को थोड़ा मोरली सपोर्ट मिलता है कि हाँ मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराया करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत एक अच्छे प्रश्न के साथ। मैंने कहा ये सारे सवाल आए हुए हैं सवाल, और यहाँ पूछा गया विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अच्छा सवाल है। क्या वो नदी मिसिसिपी की है? नहीं साहब, ये तो उत्तरी अमेरिका में है। ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये लंबी नदी है, दूसरी लंबी नदी। हाँ, क्या ये अमेजन नदी है? अमेजन नदी भी बिल्कुल नहीं है। अमेजन नदी तो कहें तो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। क्या यांगत्जी नदी है? नहीं साहब, ये जो है ये चाइना में बहती है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। यही जो नदी है एशिया की सबसे लंबी है। एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ दी जाए तो आप मेरे बहुत सारे साथियों ने एक नाम याद करके रखा होगा, यांग टी शी क्यांग। वही है यांगजी नदी, जो कहाँ है? चाइना में बहती है और तिब्बत के पठार से निकलती है और शंघाई की तरफ, चाइना का एक शहर शंघाई, जहाँ इसका समापन हो जाता है। हाँ, अब आते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मेरे कई सारे साथियों ने एक नदी को पढ़ रखा होगा जिस नदी का नाम है नील नदी। जिस नदी को हम हिंदी में नील नदी कहते हैं उसी को इंग्लिश में नाइल नदी कहते हैं। तो यही है विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है। और आपसे पूछ दिया जाए ये नदी जो है किस महाद्वीप में है, तो हम कह देंगे ये नदी अफ्रीका महाद्वीप में। इस नदी का जो नदी का बहाव क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, वो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से ये नदी का उद्गम है। तो अगर आपसे कोई कह दे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम कहाँ है? विक्टोरिया झील। और अगर आपसे कोई पूछ दे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का समापन कहाँ होता है, तो ये समापन होता है भूमध्य सागर। विक्टोरिया झील से निकलकर ये नदी उत्तर की ओर बहती है और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर और यूरोप के नीचे एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। तो नील नदी शुरुआत करती है, निकलती है विक्टोरिया झील से और भूमध्य सागर में अपना अंत कर लेती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये चीजें भी याद रखना, यांगटी शी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। हाँ, अमेजन से एक फैक्ट आप जरूर याद कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी बताओ जो अपवाह क्षेत्र के आधार पर ये दूसरी लंबी। तो अगर विश्व की दूसरी लंबी पूछी जाए, अपवाह क्षेत्र में अगर बात करी जाए, फैलाव पानी के प्रसार में बात करी जाए
तो ये नदी प्रथम हो जाएगी। मैं कह सकता हूं विश्व की सबसे बड़ी नदी बताओ। बड़ी में हम लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, उसका विस्तार की बात कर रहे हैं, उसका पानी कहां कहां तक फैला हुआ है, उसके अंदर कितना जल है, उसके हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए ये विश्व की कौन सी नदी है, तो ये विश्व की लंबाई के हिसाब से पहली नदी नील हो गई और दूसरी नदी कौन सी हो गई, तो आपकी दूसरी लंबी नदी अमेजन हो गई। हाँ, ये बात याद रखना, ये जो आपकी यांगटी शिकियांग नदी है, तो ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो आपसे कोई कह दे तीसरी सबसे लंबी नदी, तो बता देना यांगटी शिकियांग। सबसे लंबी नदी नील या नाइल नदी, दूसरी लंबी नदी अमेजन नदी, अपवाह क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ी नदी तो हम कह देंगे भैया हमारी अमेजन नदी है। ठीक है, तो पहले सवाल को आपने देखा और पहला सवाल पेपर में आया हुआ था। मैंने नदियों के कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, बता दिए हैं। तो चलिए अब आप आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक कॉमन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भाषा देखिए, साइंस का थोड़ा फुट रहेगा और समझने का प्रयास करिए और आंसर करिए। लिखा है रेगिस्तानी पौधे निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है। रेगिस्तानी पौधों की विशेषताएं अगर आपने पढ़ी होंगी तो आप इस सवाल को कर जाएंगे। आप जानते हैं रेगिस्तान जो है ना, उसी को कहते हैं जिसको हम मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल जो है ना उसको रेगिस्तान कहते हैं। और आप जानते हैं मरुस्थल कहाँ होता है, जहां वर्षा कम होती है। जहां वर्षा कम होती है वहां मरुस्थल बनता है और उसी मरुस्थल को डेजर्ट बोले तो रेगिस्तान कहते हैं। तो क्या यहाँ के पौधे बड़े और चपटे फैले हुए पत्ते होते हैं? क्या चमकीले रंग के फूल आते हैं? क्या इनकी जड़ें उथली हुई होती हैं? क्या जल भंडारण के लिए तने मोटे होते हैं? तो भैया चौड़े पत्ते बिल्कुल नहीं होते हैं। क्या चमकीले रंग के फूल आते हैं? अरे भाई, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों में मुश्किल से तो पत्तियां होती हैं और वहां बात फूल की करी जा रही है। क्या इनकी जड़ें उथली होती हैं? बिल्कुल नहीं। रेगिस्तानी पौधों की जड़ें गहरी होती हैं जिससे वो जमीन के नीचे जहां थोड़ा बहुत पानी है वहां से पानी ला सकें। तो इनकी जड़ें जो होती हैं वो गहरी होती हैं। तो जब ऊपर के 3 विकल्प गलत हैं तो आपका सही जवाब क्या होगा? सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल भंडारण के लिए अब मोटे तने। हाँ, मैं मोटे तने से आपको सवाल बता दूं। आपने शायद एक पौधा देखा हो, नाम सुना होगा, कैक्टस, जिसको हम नागफनी कहते हैं। कैक्टस जो होता है ना, हम कहते हैं कैक्टस का जो तना होता है वो मांसल होता है। मांसल का मतलब क्या होता है? गूदादार होता है। गूदादार इसलिए होता है कि वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर सके। तो बोलो, ये समझ पाए होंगे। हाँ, रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं इनकी कुछ और विशेषताएं बता दें। सबसे पहले रेगिस्तानी पौधे जो होंगे वो कांटेदार होंगे। आप सब जानते हैं कि जो रेगिस्तानी पौधों में कांटे होते हैं ना, वो पत्तियों का परिवर्तित रूप होता है। पत्तियां अपने को बदल लेती हैं कांटों के रूप में। तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है वो कांटेदार होती है। ठीक है ना। हाँ, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, उनकी पत्तियां छोटी पत्ती होती हैं। बार बार पत्तियों की बात आ रही है। आप सब जानते हैं कि पत्तियों के द्वारा एक प्रक्रिया करी जाती है, एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों की जड़ों के द्वारा लिया गया जल पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जिनको कहते हैं रंध्र, तो पौधों की जड़ों द्वारा लिया गया जल पत्तियों तक पहुंचता है और उन पत्तियों को पत्तियों तक पहुंचता है और उस जल को बाष्प बनाकर पत्तियां अपने छोटे छिद्र अर्थात रंध्रों से आसमान में भेज देती हैं। इस घटना को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब रेगिस्तानी पौधे तो वहां हैं जहां, भैया सीधी बात जान लो, जहां जल की क्या होती है? कमी। तो जब जल की कमी होती है तो भगवान ने पौधों में कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया कि भैया जब जल की कमी होगी तो उन्होंने कहा कि कैसे भी करके हमको क्या रोकना है, बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना है, दर को कम करने के लिए। और जब बाष्पोत्सर्जन की दर कम करनी है गॉड को, क्योंकि सरवाइव कर सके ये पौधा, तो उन्होंने क्या किया? पत्तियों को छोटा कर दिया या पत्ती को कांटे के रूप में परिवर्तित कर दिया। जब पत्ती ही नहीं होगी तो बोलो बाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम होगी। तो क्या आप समझ पाए हैं रेगिस्तानी? आइए यहाँ पे एक और फैक्ट लिखे देते हैं मेरे सभी साथियों के लिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो मरुस्थल होता है, मैंने अभी बताया, जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति,
पेपर में पूछा जाए, मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? जब रेगिस्तान में जो वनस्पतियां, जो पेड़ पौधे हैं, इनको क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति को अच्छे से याद कर लेना, जीरोफाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीरोफाइट। जीरोफाइट का मतलब हुआ मरुस्थल में उगने वाले पौधे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपने ठीक से पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आपको कुछ चीजें भी बताने का प्रयास किया, इन चीजों को नोट कर लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं इस सेशन के तीसरे सवाल पर। सवाल नंबर 3 आपसे यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के लिए अनुकूल है? खारा पानी क्या होता है? जिस पानी में नमक की मात्रा होती है, तो हम कह सकते हैं ऐसा जल जो कैसा होता है? लवणीय जल। कैसा? लवणीय जल। और आप खास तौर से जान लीजिए, हमारा जो सागर होता है, हमारा जो कोई समुद्र होता है, हमारा कोई महासागर होता है, ये सब के सब कैसे पानी के होते हैं? खारे पानी के होते हैं। तो समुद्र के किनारे जहां पानी में लवणीयता बोले तो साल्ट की मात्रा ज्यादा है, वहां कैसे पौधे या कैसे वन पाए जाते हैं? कांटेदार। बिल्कुल नहीं साहब, कांटेदार तो मैंने आपको बताया। बोलो कैसे बताए? मरुस्थली बताए। तो कांटेदार वन तो मरुस्थली क्षेत्र में पाए जाएंगे। सदाबहार, अरे सदाबहार तो वहां पाए जाएंगे जहां वर्षा ज्यादा होती है, चलिए एक फैक्ट बता दें अभी मैंने आपको अमेजन नदी बताई थी। अगर आपसे कोई कह दे अमेजन वर्षा वन कैसे हैं? अमेजन वर्षा वन मुख्यतः कहाँ विस्तारित हैं? तो याद रखना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील में अमेजन वर्षा वन है, जो कैसे वन है? सदाहरित। सदाबहार वन वो होते हैं जिनको इंग्लिश में एवरग्रीन कहते हैं, जो वर्ष में किसी भी महीने में अपने संपूर्ण पत्ते नहीं गिराते हैं, ऐसे वनों को सदाबहार कहते हैं। तो जहां पानी ज्यादा होता है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। खारे पानी के लिए पर्णपाती, नहीं साहब, ये भी उत्तर नहीं होगा। पर्णपाती वो होते हैं जो साल में एक बार संपूर्ण पत्तों को, ऐसे पौधे जो वर्ष में एक बार संपूर्ण पत्तों को गिरा देते हैं, वो पर्णपाती वन। मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बात करें, कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती। जहां वर्षा औसत की तरफ होती है वहां पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन खारे पानी के लिए जो वन पाए जाते हैं उनको हम मैंग्रोव कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कह दे नमकीन भूमि में, दलदली भूमि में या खारे पानी में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, इनको हम मैंग्रोव कहते हैं। और याद रखना, हमारे यहाँ एक डेल्टा है, इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा आप जानते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर जो डेल्टा बना है, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा, वहाँ दलदली भूमि है। और दलदली भूमि में जो पानी है वो पानी कैसा है? खारा है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी जहां पे मिलता है ना बंगाल की खाड़ी से, उसी को तो ही हम खारा पानी कहेंगे। तो नमक की मात्रा ज्यादा, तो यहाँ कैसी वनस्पति कहेंगे? मैंग्रोव वनस्पति कहेंगे। समझ पाए होंगे? बोलिए, इन बातों को आप समझ गए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है कि तिब्बत में, मैंने फिर कहा ये सारे के सारे सवाल आपके आए हुए सवाल हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। कोई पूछ दे ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मैंने अगर आपसे पूछ दिया, या एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बताओ, तो आप कह देना चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर कहाँ है? तो चेमा युंग डुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास है। और मानसरोवर झील कहाँ है? तो भैया कहाँ है? तिब्बत में है। तो तिब्बत से नदी निकलती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है ना बात? या तो आपका ये आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, और ब्रह्मपुत्र नदी निकल के वहां से चलने का प्रयास करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे ऐसे अपना ट्रेवल करती है। और ट्रेवल भी जो इस समय कर रही है, उसके लिए हम बता रहे हैं कहाँ करती है? तिब्बत। और जब तक ये तिब्बत में ट्रेवल करती है, तो इसी को हम शांगपो कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? शांगपो। तो सवाल आपका हो गया, पूछा गया तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या दिहांग कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते, लोहित कहते हैं। लोहित तो उसकी सहायक नदी है, लहाशा बिल्कुल नहीं है, तो तिब्बत की राजधानी है। इसका सही आंसर क्या है? तो बी इज द करेक्ट आंसर। आइए ब्रह्मपुत्र नदी पे थोड़ी और बात करते हैं। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी पे थोड़ी बात करते हैं, तो फिर आप ये देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जब तक तिब्बत में थी तब तक तो शांगपो थी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी नीचे की ओर मुड़ जाती है, और जब नीचे की ओर मुड़ती है
इस एरिया को, यह एरिया जो है भारत का अरुणाचल प्रदेश है। और जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में होती है तो इस नदी का नाम दिहांग होता है। इस नदी का नाम दिहांग। तो जब तक ये अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है, फिर यही नदी आप फिर समझिए फिर आपकी यही नदी और आगे ट्रेवल करती है और आगे ट्रेवल करती है, जिस एरिया में ट्रेवल करती है उस एरिया का नाम असम है। और जैसे ही ये असम में आती है, असम में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तो मेरे सभी साथी इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि असम में दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ा, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम में ब्रह्मपुत्र पड़ा। असम के बाद इस नदी को फिर शौक आया कि अब हम फिर अपना रास्ता बदलेंगे और फिर किसी दूसरी रास्ते पे चलेंगे। तो ये नदी नीचे की ओर चली जाती है और नीचे की ओर जाती है बोले तो ये दूसरे देश में चली जाती है, जिस देश का नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश वही देश है जिसको हम नदियों का देश कहते हैं। याद रखना, बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तब इसकी नदी का नाम जमुना नदी हो जाता है। तो मेरे सभी साथी बिल्कुल याद रखना। अब आपसे कोई सवाल कर दे कि बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी जब तक तिब्बत में थी तब तक तो इसका नाम सांगपो था। बिल्कुल सही। फिर जब ब्रह्मपुत्र नदी आपकी अरुणाचल में आई तो इसका नाम क्या हो गया, दिहांग हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में आई तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में गई तो इसका नाम जमुना हो गया। तो मेरे बहुत सारे साथी इस बात को अच्छे से याद रखना, कई बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ल्हासा क्या है? ल्हासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है। ल्हासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है और यही वो तिब्बत है जहां पर मूल निवास स्थान था किसका, दलाई लामा का। आप जानते हैं बौद्ध धर्मगुरु या तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा इस समय भारत में अपना निर्वासित जीवन जी रहे हैं कि चाइना ने तिब्बत को कब्जे में ले लिया और वहां के जो धर्मगुरु दलाई लामा थे वो वहां से निकल के भारत में शरण ले लिए। आज हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा रहते हैं। सच में वो तिब्बत के धर्मगुरु हैं। ये जो तिब्बत है उसकी ही राजधानी क्या है, ल्हासा। बोलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बारे में जो पेपर में सवाल पूछा गया, और पेपर में सवाल पूछा गया, मैंने फिर कहा ये सवाल पीटी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना। इस यहीं से एक फैक्ट बता दें, मेरे बहुत सारे साथी जुड़े हैं। मैंने कहा एक नदी, एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। ये एक नदी के द्वारा बना है। तो ये जो माजुली नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किस राज्य में बना है, तो असम में। तो ब्रह्मपुत्र से इधर से पानी जाता है, इधर से बीच का जो द्वीप बना है वो दुनिया का सबसे बड़ा, किसी नदी से बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप, जिसका नाम माजुली द्वीप है। और यही जो माजुली द्वीप है कहाँ है, असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको सवाल हल कराए। आइए आप फटाक से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? क्या वो भूटान में है, क्या वो नेपाल में है, क्या वो भारत में है, क्या वो बर्मा में है? ये जो बर्मा है ना, ये जो बर्मा है बेटा याद रखना, यही बर्मा पहले इसका नाम बर्मा था और आज इसका नाम म्यांमार है। तो भारत का पड़ोसी देश जिसका नाम म्यांमार है, पुराना नाम इसका बर्मा था। तो धौलागिरी पर्वत से मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है, कुछ साथी बताएंगे, ये बात हमने क्लास में बताई थी। धौलागिरी पर्वत और कह दिया जाए धौलाधार पर्वत श्रेणी। तो अगर आपके पेपर में पर्वतों के समूह अर्थात पर्वत श्रेणी से सवाल आ जाए तो धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमालय का हिस्सा है और वो कहाँ है, भारत में है। मैंने कल की सेशन में बात करी थी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय फैला हुआ है, तो जब हम जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो जब हम जम्मू कश्मीर को पार करके हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो वहां जो हिमालय का हिस्सा है उसको एक पर्वत श्रेणी का नाम देते हैं, इसका नाम है धौलाधार पर्वत श्रेणी। क्लियर? लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया धौलागिरी पर्वत, तो याद रखना जब धौलागिरी पर्वत की बात आए, याद हमको ये भी रखना है ये वाला जो पर्वत है ना, ये वाला पर्वत भी हिमालय का हिस्सा है। ध्यान रखना, ये वाला पर्वत भी हिमालय का हिस्सा है, लेकिन है कहाँ, नेपाल में है। और यही वो नेपाल है जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है एवरेस्ट, यही वो नेपाल है जहां और एक ऊंची चोटी जिसका नाम है अन्नपूर्णा। और वही नेपाल में क्या है, धौलागिरी पर्वत शिखर।
अच्छा, बिल्कुल आप समझ पाए हैं। मेरे जितने साथी इस समय हमको देख रहे हैं, इस समय जो क्लास में लाइव है, जरा आप जल्दी से कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि शिवालिक पर्वत श्रेणियों को नेपाल में क्या कहा जाता है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों को नेपाल में क्या कहा जाता है? कमेंट करके आप आंसर करिए, कमेंट करके आप आंसर करिए कि भारत में जो बाह्य हिमालय है या हिमालय का जो हिस्सा बाह्य हिमालय है, तो शिवालिक श्रेणी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? शिवालिक श्रेणी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? आप कमेंट करके बताइए। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप पिछली क्लासेस को कितना ध्यान से पढ़ते हैं। बोलो, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? तो भैया ये हो गया ये। हाँ, भारत में अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ दी जाए तो भाई याद रखना, हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि हिमालय का हिस्सा है, और वो कहाँ है? सिक्किम में है, और उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। याद रखें, कंचनजंगा। तो बिल्कुल क्लियर। बर्मा म्यांमार को बता दिया, भारत का पड़ोसी है, हो जाएगा। भारत और बर्मा, ये दो सवालों पर ध्यान रखो। भारत और बर्मा जो है, इनकी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो हम याद रखेंगे अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। बताइए, इन चीजों को आप समझ पाए होंगे। तो बताइए, इस सवाल को आप समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा सवाल है। जब साइंस पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब भी ये सवाल आएगा। भूगोल पढ़ोगे, खनिज वाला चैप्टर पढ़ोगे, तब भी ये सवाल आएगा। पूछा गया है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? क्या अभ्रक पाया जाता है, क्या तांबा पाया जाता है, क्या थोरियम पाया जाता है, या यूरेनियम? मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मुझे कई सारे साथियों को मैंने वर्क दिया था कि भैया आप अयस्क याद कर लो। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क क्या होते हैं? तो अयस्क सच में क्या होते हैं? खनिज के समूह होते हैं, और इन अयस्कों से ही प्राप्त करी जाती है या तो धातु और या अधातु। तो जमीन के अंदर खनिज के रूप में कुछ दबा हुआ है, जब उन खनिजों को चट्टानों से खोद के हम बाहर निकाल लेते हैं, उनको अयस्क कहते हैं, और इन अयस्कों को जब हम किसी रिफाइनरी में ले जाके शुद्ध करते हैं तो हमको धातु और अधातुएं प्राप्त होती हैं। तो कौन सी धातु किससे निकलती है, वो अयस्क वाला चैप्टर आपको केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो वहां मिलता है। ऐसे ही पूछा गया मोनाजाइट। तो मोनाजाइट जो है एक अयस्क है, वो बताओ किसका है? थोरियम का है। मोनाजाइट एक अयस्क है, बताओ किसका है? थोरियम का है। तो थोरियम जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो किससे प्राप्त होता? किससे प्राप्त होता? मोनाजाइट से। इतनी बात क्लियर है? चलिए मैं यहाँ पे थोड़ी बात बता दूं। आपसे पेपर में पूछ दिया जाए, भारत में सबसे ज्यादा भंडार किस खनिज के हैं? तो याद रखना अभ्रक। भारत में जो खूब मात्रा में खनिज पाया जाता, तो हम क्या याद रखेंगे? अभ्रक। पहला सवाल क्लियर हो गया। अब आपसे सवाल आ गया, सेकंड सवाल देखो। सवाल नंबर 2 देखिए, लिखा है तांबा। तांबा से अगर कोई कह दे, तांबा से अगर कोई कह दे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि तांबा का आप हमको वो बताओ, आप हमको तांबा का अयस्क बताइए, तो याद रखना कितना आसान है। तांबा को अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं, और आगे लिख लो कॉपर पाइराइट। ठीक है। फिर आपसे कोई फिर सवाल कर दे कि इसमें भैया थोरियम का तो हो ही गया, यूरेनियम का बताओ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि यूरेनियम के अयस्क के बारे में बताओ, तो यूरेनियम का जो अयस्क है उसका नाम है पिंच ब्लेंड। क्या है? पिंच ब्लेंड। ठीक है। यूरेनियम भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता, लेकिन यूरेनियम जो अपना यूपी है, यूपी के ललितपुर में पाया जाता। यूरेनियम यूपी के ललितपुर में पाया जाता। ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। यही जो यूरेनियम है, इसी को हम एलो केक कहते हैं, इसी को हम एलो केक कहते हैं। तो ध्यान रखना, यूरेनियम को क्या कहा जाता है? एलो केक। पीला केक किसे कहा था? यूरेनियम। इसका क्या हो गया? पिंच ब्लेंड। अब आप एक हमारा आंसर कर दो। जो साथी अभी लिख पढ़ रहे हैं, जरा बताएं सिनेबार किसका अयस्क है? आंसर करो कमेंट में कि सिनेबार किसका अयस्क है। हम सारे कमेंट आपके पढ़ते हैं, फिर ये बैठ के ये सोचते हैं कि किसकी कितनी तैयारी है, कौन कितनी जल्दी आंसर देता। तो शनिवार किसका अयस्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई, तो मैंने कहा ना, जो साथी हमसे जुड़े हैं वो उनके लिए मैं एक एक सवाल में 4-4, 5-5 पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है। शनिवार का कमेंट अगर आपने कर दिया, तो अगर आपने पारा कमेंट किया है, जिसको आप HG कहते हो, जिसको आप HG कहते हो, और जो साथी HG वाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। तो पारा HG बोले तो शनिवार।
ठीक है, पारा वही धातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कितना सरल सवाल है। इस सवाल पे अगर आपकी जिंदगी में ये सवाल आया, पेपर में ये सवाल आया और आपने उत्तर गलत कर दिया तो गंगा नदी के किनारे भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी बताओ। हमें भैया भारत की लंबी नदी के साथ साथ और भी नदियों से बहुत सारे सवाल पढ़ने हैं, क्योंकि पीईटी परीक्षा में नदी, पर्वत, पठार अलग से टॉपिक दिया गया ज्योग्राफी में। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। और गंगा के लिए आप एक फैक्ट याद करके रखो, हमने बात करी देवप्रयाग, क्योंकि आप जानते हैं हमारे उत्तराखंड में पंचप्रयाग हैं, हमारे उत्तराखंड में पंचप्रयाग हैं। और इन पंचप्रयागों को पढ़ते पढ़ते ही आपको गंगा नदी का अस्तित्व मिलेगा। और खास तौर में गंगा नदी का जो अस्तित्व बनता है वो देवप्रयाग से बनता है। क्यों? क्योंकि इस देवप्रयाग में दो धाराएं आके मिलती हैं। एक नदी का नाम आपको पता है अलकनंदा, एक नदी का नाम पता है अलकनंदा और एक नदी का नाम पता है भागीरथी। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब मिलती हैं तब एक धारा तैयार होती है, एक धारा तैयार होती। इस धारा का नाम ही बोलो क्या? गंगा। इस धारा का नाम क्या है? गंगा। हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी, हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी, हिंदुस्तान के कई बड़े शहर स्थित हैं किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। व्यक्तिगत सवाल आ जाए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो गंगा नदी के उद्गम से अगर सवाल आ जाए तो मेरे बहुत सारे साथी जानते हैं उस हिमनद को हम गंगोत्री कहते हैं। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन गंगा नदी बनने से पहले दो धाराएं मिलती हैं, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। जब दोनों नदियों का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता? गंगा। गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तर प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मैं मानूं कि गंगा नदी जब यूपी में बहती है तो भैया सबसे पहले गंगा नदी कहाँ यूपी में किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर में प्रवेश करती है। और बाद में जब गंगा नदी यूपी को छोड़ती है तो वो लोग किस जिले से गंगा नदी बाहर होती है यूपी से? तो बलिया से। तो यूपी का जो विशाल मैदान है वो गंगा नदी की द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से ही बना है, तो गंगा नदी। और बाद में यही गंगा नदी बांग्लादेश जाके सुंदरबन का डेल्टा बंगाल की खाड़ी के किनारे बना देती है। बोलो ये बात समझ पाए होंगे। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात हो गया, लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गोदावरी। और यही वो गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र से निकलती है और इसी को हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं, इसी को हम वृद्ध गंगा कह देते हैं। तो बताइए किस नदी को वृद्ध गंगा की संज्ञा दी जाती है, बूढ़ी गंगा किसी जाती है, या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता? यमुना की। आपसे पेपर में सवाल आ जाए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछ दी जाए तो आप यमुना बता देना। और बंदरपुच्छ की पहाड़ी या मैं कहूँ यमुनोत्री हिमनद से निकलने वाली नदी जिसका नाम यमुना है। तो आइए इन सवालों को आप ध्यान से देख लीजिए। गंगा से संबंधित जो फैक्ट बन सकते थे, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, ये सब किस नदी के किनारे स्थित हैं? गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने हल कर लिया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ भैया ये सवाल हमको ठीक ठाक लगे और हमको चीजें समझ आई। मैं फिर कह दूं, इसमें मोस्टली सवाल जो है 2025 और 2021 के 21-22 के सवाल हैं। आइए, लिखा है सुंदर वन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? सुंदर वन किस प्रकार के लिए वनों के लिए प्रसिद्ध है? सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है, अल्पाइन वन के लिए प्रसिद्ध है, शीतोष्ण के लिए प्रसिद्ध है, मैंग्रोव के लिए। तो इसका सही आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि सुंदरबन के डेल्टा में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो हम कह देंगे वो वनस्पति जिसको हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ मुख्यतः पाई जाती है? तो सुंदरबन के डेल्टा में। हाँ, पेपर में सवाल आए और जब हम राष्ट्रीय वन नीति पढ़ेंगे और ये सवाल आते हैं, पेपर में पूछा जाए भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव की क्षेत्रफल कहाँ है? तो हम इसके लिए अच्छे से याद कर लें, हमेशा के लिए याद कर लें, पश्चिम बंगाल। हमारा जो पश्चिम बंगाल राज्य है जिसकी राजधानी कलकत्ता है, जहां ठीक है, जो पश्चिम बंगाल, और वही है सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति। खासतौर से याद रखना, सुंदरबन के डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और ये जो मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन के डेल्टा में है, मुख्यतः कौन सा पौधा होता है? तो एक पौधा याद कर लो, सुंदरी वृक्ष।
सुंदरी वृक्ष किस प्रकार का पौधा है? तो सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव पौधा है और इसी सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा। सुंदरबन का डेल्टा, आप इससे भी एक सवाल याद कर लो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, विश्व में सबसे पहले डेल्टा कहाँ देखा गया था? तो फादर ऑफ डेल्टा जो है वो हेरोडोटस को कहते हैं और उन्होंने नील नदी के मुहाने पे डेल्टा देखा था। फिर उन नदियों को ढूंढा गया जो डेल्टा बनाती हैं और जब क्षेत्रफल के हिसाब से देखा गया तो सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर है ना? यही मैंग्रोव वनस्पति में ही एक पौधा और याद कर लो जिसकी छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है, शिनकोना। शिनकोना जो है ना वो किस प्रकार की वनस्पति है? हम याद रखेंगे मैंग्रोव वनस्पति है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ आप एक फैक्ट देखिए, अल्पाइन ऊंचाई पर लगभग हम कह दें 3000 मीटर। आप समझ पाए होंगे 3000 मीटर पे जब आप ऊपर जाओगे, पहाड़ों के ऊपर चले जाओगे 3000 मीटर, तो इतना तो आप जानते ही हैं कि पहाड़ों पर ऊपर जाने पर तापमान घटता है। तो घटते हुए तापमान 3000 ऊंचाई पे गए, वहां जो छोटी छोटी वनस्पतियां पाई जाती हैं, ऐसी वनस्पतियों को क्या कहते हैं? अल्पाइन। तो पेपर में आपसे कोई पूछ दे कि पहाड़ी के ऊंचाई वाले एरिया में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनको हम अल्पाइन कहते हैं। टुंड्रा ट्रैगा भी पहाड़ों के ऊपर, कोणधारी वन भी कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों के ऊपर। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों पे। बताइए, ये चीजें आपको समझ ली होंगी। जहां बारिश ज्यादा होती है वहां सदाहरित वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां भी एक प्रकार के सदाहरित वन है या सदाबहार के वन है, लेकिन ये लवड़ी में होते हैं और सदाहरित तो वैसे भी हो सकते हैं जहां पानी ज्यादा बरसता हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आइए आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए, तो मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि कम समय में ज्यादा जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं, इसलिए आप जरूर जुड़ा करिए। ठीक है ना? और बहुत लोगों से कहते हैं, बहुत लोगों से आपको आपके ग्रुप्स में ये सेशन शेयर किया जाता है, पता नहीं आप कहाँ होते हैं, पता नहीं आप, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोग कोचिंग ज्वाइन करने आते हैं तो उन्होंने पूछा कि सर क्या पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाई होती है। भैया सीधा है, आप जिसके सामने बैठे हैं, जो टीचिंग कर रहा है, वो कुछ तो जानता होगा, नहीं जानता होगा वो पढ़ के पढ़ाएगा। बस आप ये देखो कि क्या आपको उसकी बातें समझ आ रही हैं। अगर आपको उसकी बातें समझ में आ रही हैं तो फिर उसकी बातों को मानिए, उसके साथ जुड़िए। जब वो पढ़ने को बोल रहा पढ़िए। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो भैया पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई विकल्प है नहीं और आपके लिए कोई विकल्प होना भी नहीं चाहिए। फिलहाल आप जिस एज में है उस एज में सिर्फ और सिर्फ आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। पता नहीं आप फोन में क्या करते रहते हो। अरे यूट्यूब की क्लास देखो, फोन को हटाओ। फोन आपके पास रहेगा, आप बार बार फोन चेक करोगे। फोन से दूर हटिए, किताब उठाइए, नोट्स उठाइए और उसका बार बार रिवीजन करिए। बहुत सारे लोगों की समस्या की चीजें याद नहीं होती। चीजें याद इसीलिए नहीं होती क्योंकि आपने उन चीजों को बार बार पढ़ा नहीं है। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें याद हैं क्योंकि आपने बार बार चीजें, अरे आपको शायरी याद हो जाती क्योंकि आप शायरी याद करने की कोशिश करते हो। आपको गाने याद हो जाते क्योंकि आप गानों को ध्यान से सुनते हो। आपको फोन नंबर याद हो जाते क्योंकि आपको बार बार वो फोन नंबर डायल करना होता है ना? आपको अपने फोन के सारे लॉक याद हैं, जहां जहां फोटो छिपा के रखी है वो भी आपको याद है क्योंकि आपने ध्यान से याद किया है। जी के याद नहीं होती। जी के इसलिए याद नहीं होती कि आप उसको कुछ समझते ही नहीं हो। हर आदमी गणित का आर्यभट्ट बनने की कोशिश करता है। ओनली गणित से अगर सिलेक्शन हो जाता, जो भी आएगा गणित की ये किताब, गणित की वो, अरे जीके की जो पतली सी किताब है पहले उसको तो पढ़िए। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको नोट करिए, उसको बार बार याद करिए। अरे जो टीचर पढ़ा रहा है वो तक आपका तैयार नहीं और टीचर खुद ये कह रहा है कि सारा सिलेबस हम नहीं करा पाएंगे, बहुत सारी चीजें और भी, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो पहले आपने वही नहीं तैयार किया जिसको आपने लिख के रखा है। पता नहीं क्या करते हैं। बहुत सारे साथी मेरे इस समय हमको देख भी रहे होंगे, वो उनकी आदत हो गई है हर भर्ती में एक नया कोर्स लेना और हर बार नए नए स्पाइरल कॉपी लेके, नया पेन, हरे लाल नीला पेन लेके और नए नए नोट्स बनाना। 3 महीने टाइम मिलता है, 3 महीने में आपके नोट्स ही बन पा रहे हैं। जिस दिन पेपर है उस दिन नोट्स का आखिरी क्लास, तो नोट्स बनाया ना कि आपने अपनी तैयारी करी। हाँ, या फिर उसी नोट्स को अगली 1 साल तक पढ़िए, हर बार एक नया कोर्स। और वैसे हमारी बिरादरी के लोग, उनका 99 रुपये में फलाना कोर्स। कुछ दिन और रुक जाओ, यूट्यूब पे हर टीचर आपको 2-2 रुपया में पढ़ाएगा। आप चलिए, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पनबिजली परियोजना। पनबिजली परियोजना क्या कहते हैं? हो सकता है आपका जब पेपर में लिखा हुआ हो तो क्या कहते हैं? जल विद्युत योजना। इसको क्या कहते हैं? जल विद्युत परियोजना।
जल विद्युत परियोजना, इसी को पनबिजली परियोजना कहते हैं। अरे नदियों के पानी को बांध बनाकर रोक लिया गया और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। सलाल जल विद्युत परियोजना या पनबिजली परियोजना बोलो किस नदी पर है, तो आपके चिनाव नदी पर है। हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं, ध्यान रखना। एक और याद कर लो, अगर आपसे कोई कहते दुलहस्ती परियोजना, आपसे कोई पूछ दे कि दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना इसी पे है। आपसे कोई पूछ दे बगलियार, बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना ये भी कहाँ है, चिनाव नदी पे है। तो हम एक सलाल की बात करें, दूसरी दुलहस्ती की बात करें, तीसरी बगलियार की बात करें, तीनों की तीनों परियोजनाएं कहाँ संचालित हैं, तो भैया कह देना जम्मू कश्मीर में संचालित हैं। और जम्मू कश्मीर में संचालित हैं बोलो किस नदी पर संचालित हैं, तो तीनों का उत्तर क्या हो जाएगा, चिनाव नदी, चिनाव नदी एंड चिनाव नदी। क्लियर है, हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किसके किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे है। ये वाला फैक्ट भी याद कर लेना। ब्यास, ये जो ब्यास है ना, इससे एक सवाल याद कर लो। एक बांध आप पढ़ोगे पोंग बांध, एक बांध पढ़ोगे इसका नाम है पोंग बांध। और पोंग बांध है कहाँ, तो पोंग बांध आपके एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश में है। बोलो किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है। बोलिए, यहां तक आप चीजें समझ पाएंगे। रावी नदी से एक सवाल करा दें, रावी नदी में करिए, आपसे कोई कह दे कि चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर संचालित है, किस नदी पर संचालित है चमेरा जल विद्युत परियोजना, तो चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर संचालित है। बोलो याद रहेगा। तो पोंग बांध ब्यास नदी पर, चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है। इस सलाल पनबिजली परियोजना से एक सवाल आ जाए, आपसे कोई कह दे सलाल बांध, लो एक और सवाल, सलाल बांध किस नदी पर है, तो आंसर चिनाव नदी पर है। तो चिनाव नदी पे सलाल बांध है, चिनाव नदी पे सलाल पनबिजली परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है, बगलहार परियोजना है, याद रहेगा। रावी नदी पर चमेरा जल विद्युत परियोजना है, झेलम आप समझ गए, ब्यास नदी पर पोंग बांध है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आइए आज के सेशन का अंतिम सवाल। और अंतिम सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, जल्दी से कमेंट करिए। कांगटो, कांगटो एक पर्वत चोटी है जो कि किसी एक राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। बताओ किस राज्य में स्थित है, क्या हिमाचल प्रदेश में है, क्या अरुणाचल प्रदेश में है, क्या नागालैंड में है, क्या मणिपुर में है। तो चलिए, मेरे बहुत सारे साथी इस समय हमको देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखता हूँ। मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैंने पूछा, सवाल आपके सामने है मिकिर पहाड़ी, बताइए। आप उसका भी आंसर कमेंट करिए और इसका भी आंसर कमेंट करिए। मिकिर पहाड़ी भारत में कहाँ है, मिकिर पहाड़ी का आंसर कमेंट करिए। आपके पेपर में आएगा लुसाई, लुसाई पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां या पहाड़ियां, चलो पहाड़ियां कर देते हैं, लुसाई पहाड़ियां। आपके पेपर में आ जाएगा पटकाई बुम, आपके पेपर में आ जाएगा पटकाई बुम, पहाड़ी या श्रेणी, कमेंट करिए। और उधर आपसे कांगटो पूछी गई है, तो बताओ कांगटो किस प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल गलत, नागालैंड गलत, मणिपुर गलत। याद रखना कांगटो जो है वो अरुणाचल प्रदेश की, याद रख, अरुणाचल प्रदेश की आपसे कोई सर्वोच्च चोटी पूछ दे तो क्या बताइयो, क्या बताइयो, आंसर हो जाएगा कांगटो। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम कांगटो है, ठीक है। हाँ, ये कुछ सवाल हमने कह दिए। तो भाई मिकिर बताओ, बोलो सही गया, असम। मिकिर पहाड़ी कहाँ है, असम में है, ठीक है ना। अगर आपसे लुसाई पूछ दी जाए, लुसाई को ही हम मीजो की पहाड़ियां कहते हैं, मीजो पहाड़ी, लुसाई को मीजो पहाड़ी कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, बोलो क्या आ जाएगा, मिजोरम, क्या आ जाएगा, मिजोरम। पटकाई बुम पूरी की पूरी एक पर्वत श्रृंखला है, पटकाई बुम पूरी की पूरी एक पर्वत श्रृंखला है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर नागालैंड तक, तो हम कहेंगे भारत व म्यांमार की सीमा पर है, भारत व म्यांमार की सीमा पर है, जिस पर्वत श्रृंखला का नाम पटकाई बुम है। तो आज मैंने आपको 10 सवाल कराए और हर सवाल का आपके सामने विश्लेषण किया। आप भी कमेंट करके बताओ, अभी आप कमेंट करके बताओ जल्दी से कि आज की क्लास में आपके कितने सवाल सही गए। और मैं उन सभी साथियों से फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि एक बार जीतने के लिए मेहनत कर लो, और जब आप जीत नहीं मानते हैं, आप ना जीत पाए, तो कम से कम आगे जो तैयारी, आगे की जो और एग्जाम है उनके लिए तो तैयारी हो जाएगी। तो पीटी को एक फाइनल एग्जाम मान के आप मेहनत करिए, आगे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो फॉर्म आएंगे वहां आपको फायदा मिलेगी। तो चलिए सेशन से डेली जुड़ा करो, चीजों को अगर आप पसंद कर रहे हैं,
तो भैया जब सेशन देखा करो उसके बाद लाइक कर दिया करो, शेयर करा करो, और एक दो साथी जो कभी कभी नए आ जाते हैं वो हमारे चैनल CP क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारी और भी चीजें हम लाने वाले हैं, उनके लिए जुड़े रहिए। तो सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। कल फिर मुलाकात करते हैं आपके साथ नए सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद।